हेलो टू ऑल, मैं हूँ अरविंद और आप देख रहे हैं कौटिल्या। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के एक टॉपिक G0 फेस। G0 फेस क्या है इसके बारे में आज पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे कि कौन कौन सा चेक पॉइंट होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन ऐसा जो प्रोटीन है जो सेल साइकिल को कंट्रोल करता है। तो इस वीडियो में हम लोग आज के वीडियो में ये सब बात स्टडी करेंगे। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। पहले G0 फेस क्या है, ठीक। तो G0 फेस क्या है इससे पहले समझिए कि कुछ हमारे सेल के अंदर जरूरी नहीं कि सब सेल क्या हो, डिवीजन करता हो। सब सेल का क्या हो, मतलब विभाजन हो, डिवीजन हो। सब सेल नहीं मल्टीप्लिकेशन कर रहा, बहुत सारा सेल नहीं डिवीजन करके नए नए सेल बनाना, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत ऐसा सेल जो होता है जो जरूरत पड़ने पर क्या होता है, उसका सेल डिवीजन होता है, दो सेल बनता है। समझ में आया बात। जरूरी नहीं कि हमारे शरीर के अंदर के सब सेल क्या हो रहा है, लगातार डिवीजन कर रहा है, ठीक। कुछ ऐसा सेल भी जो होता है जो एक बार बन गया तो उसको बार बार डिवीजन की जरूरत नहीं होता है, ठीक ना। जरूरत पड़ने पर वह क्या करता है, डिवीजन करता है। समझ में आया। तो जो सेल हमारे शरीर के अंदर डिवीजन नहीं करता है, उसे डिवीजन नहीं करता है, उसे बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग सेल। क्या बोलते हैं? नॉन डिवाइडिंग सेल। जो सेल हमारे अंदर बॉडी के अंदर डिवीजन नहीं करता है, इसका विभाजन नहीं होता है, उसे बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग सेल। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर एक सेल है, इसकी नर्व सेल, जो तंत्रिका कोशिका है, हार्ट सेल, उसके बाद आरबीसी। ये जो सेल सब है ना, ये सब डिवीजन नहीं करता है। मतलब ऐसा नहीं कि डिवीजन नहीं करता है, जरूरत पड़ने पर डिवीजन होता है इसका। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो हमेशा इसमें डिवीजन नहीं होता है। जब किसी कारण बस क्षतिग्रस्त हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब जाके यह क्या करता है, इसको रिपोर्ट मिलता है। तो और सेल क्या होता है, कमी। जब सेल का कमी होता है तब जाके बनना होता है। तो ये देखिए, इस सब सेल में क्या होगा, तो इस सेल जो नर्व सेल है, हार्ट सेल है और आरबीसी सेल है, तो ये क्या करता है, G1 फेज में रहेगा। तो ये G1 फेज से क्या करता है, यह G0 फेज में चला जाता है। कौन फेज में चला जाएगा? G0 फेज में। मतलब जब सेल को डिवाइड नहीं करना है, लगे कि हमको डिवीजन की जरूरत नहीं है, तब वह क्या करता है, वह सेल G1 फेज से, जो इंटरफेस के 3 गो फेज होता है, हम पढ़े थे इसे पिछले वाला वीडियो में, कि इंटरफेस को 3 सब फेज में बांटा गया है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो जब सेल चाहे कि हमको डिवीजन नहीं करना है, तो क्या करता है, तो वह बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। कहाँ बाहर निकलेगा, वह G1 फेज के शुरुआत में या अंत में, यानी बीच में क्या करता है, वह बाहर निकल सकता है। हमको डिवाइड नहीं करना है तो आप बाहर निकल जाइए। यदि डिवाइड करना है तो क्या करेगा, G1 फेज से कहाँ जाएगा, S फेज में जाएगा। S फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, उसके बाद G2 फेज में आएगा, फिर M फेज में उसका डिवीजन हो जाएगा। लेकिन कोई चाहे कोई सेल की हमको डिवाइड नहीं करना है, तो वह क्या करेगा, G1 फेज से कहाँ चल जाएगा, G0 फेज में। तो G0 फेज को हम बोलते हैं क्वेसेंट स्टेज, इसको बोलते हैं शांत अवस्था। समझ में आया बात। तो शांत अवस्था कहने का मतलब ये नहीं कि वो शांत है, उसके अंदर जो भी मेटाबॉलिकली एक्टिविटीज हुए वो सारी होती रहती है। जो उसके अंदर जो काम करना होता है एक सेल के अंदर, जो लिविंग रहने के लिए, वो सारी प्रोसेस उसके अंदर चलता रहता है। क्वेसेंट स्टेज में भी वो सारे प्रोसेस होता रहता है जो एक सेल करता है। समझ में आया बात। तो देखिए, ये जो सेल है G0 फेज में, यदि कोई सेल में हार्ट सेल है या नर्व सेल है, चाहे कि हमको अब डिवीजन करना है, जब चाहे कि इसका जरूरत पड़ जाए कि हाँ कि डिवीजन करना है, इसको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि भाई अब तुम्हारे कमी हो गया है या किसी कारण बस वह नष्ट हो गया है सेल, तब जाके ये हार्ट सेल या नर्व सेल ये क्या करेगा, डिवीजन करेगा। तो फिर क्या करेगा, ये G0 फेज से कहाँ चला जाएगा, G1 फेज में। G1 फेज में आ गया तो फिर इसमें क्या होगा, डीएनए कंटेंट डबल होगा, इसमें जो सेल ऑर्गेनल डबल हो जाता है, बहुत सारे पदार्थ आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। उसके बाद कहाँ आता है, एस फेज में फिर इसका डीएनए रिप्लिकेशन होगा, डीएनए कंटेंट डबल होगा, फिर G2 फेज में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो कमी रहता है, जैसे कि बहुत सारे पदार्थ का निर्माण हो जाता है, सेल ऑर्गेन, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब हो गया। उसके बाद कुछ
डिवीजन के लिए जो भी पदार्थ होता है यहाँ पे G2 फेस में बनता है। उसके बाद माइटोटिक फेस में जाएगा, उसके बाद इस सेल का भी क्या हो सकता है, डिवीजन होता है। ठीक है ना। क्वासेंट स्टेज का मतलब नहीं है कि वो सेल डिवाइड नहीं करेगा, जरूरत पड़ने पर वह सेल साइकिल के हिस्सा बन सकता है। समझ में आया बात? तो G0 फेस समझ में आया कि नहीं? यदि नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद आप समझेंगे कि जो सेल साइकिल है ना, ये जो सेल साइकिल कि सेल जो भी है G1 फेज से S फेज में जाएगा, G2 फेज में जाएगा, उसके बाद माइटोटिक फेज में जाएगा, उसके बाद डिवीजन होगा। इस तरह से हम समझ रहे हैं। तो ये सब कुछ प्रोटीन द्वारा ये सब कंट्रोल होता है। कुछ ऐसा भी प्रोटीन इसके अंदर मतलब बनता है जो सेल साइकिल को कंटिन्यूटी प्रदान करता है, कि आगे बढ़ने के प्रदान करता है। उस सेल साइकिल का प्रोटीन का नाम है, एक है साइक्लिन एंड एक है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो ये एक प्रकार के प्रोटीन है। ठीक है ना। कौन? साइक्लिन एंड कथी? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एक प्रकार के प्रोटीन है जो एंजाइम की तरह फंक्शन करता है। एक्टिविटीज ऑफ एज एंजाइम, ये सब एक तरह के एंजाइम की तरह क्या करता है, काम करता है। और यह क्या करता है, सेल साइकिल को कंट्रोल करता है। तो सेल साइकिल आर कंट्रोल्ड बाय सम प्रोटीन्स। यह प्रोटीन किसके तरह काम करता है, एंजाइम के तरह कार्य करता है। इस कौन कौन प्रोटीन है? तो साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, जिसे हम CDKS बोलते हैं। यह जो प्रोटीन है यह क्या करता है, सेल साइकिल को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। समझ में आया बात? इसी के द्वारा कंट्रोल होता है। समझ में आया? चलिए, तो हम इस समझ गए। अब चलिए देखिए, हम समझे थे कि सेल साइकिल के दो फेस है, एगो इंटरफेस एगो माइटोटिक फेस। इंटरफेस I फेस और माइटोटिक फेस बोलते हैं M फेस करते हैं। तो यहाँ समझिए, जो इंटरफेस है उसको हम तैयारी वाला फेस कहे थे कि इसमें बहुत सारा चीज तैयारी करना पड़ता है तो ज्यादा समय लगता है। इसे प्रिपरेटरी फेस भी कहते हैं इंटरफेस को। तो देखिए यहाँ समझिए कि जो इंटरफेस को हम क्या कर रहे थे कि आपको परीक्षा देना है। इंटरफेस में आपको क्या करना है, परीक्षा देना है, सॉरी परीक्षा को तैयारी करना है। और M फेज में आपको परीक्षा देना है। तो तैयारी करने में ज्यादा समय लगेगा, परीक्षा देने में कम समय लगता है। तो बताइए, पढ़ रहे हैं तो उसके बीच में आप टेस्ट भी ना दीजिएगा। पढ़ रहे हैं तो आपको टेस्ट ना देना पड़ेगा कि हाँ कि हमारा जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, कहाँ कमी है ना है। ये कैसे पता चलेगा जब आपसे चेक नहीं किया जाएगा कि आपको क्या होगा। आप चेक नहीं कीजिएगा अपने आप को, या आपके कोई आपको गाइडलाइन देने वाला है, या आपके जो टीचर है, जो भी स्कूल के या मतलब कोचिंग के जो भी टीचर है, तो आपको क्या कर देगा, जो आपका एग्जाम है तो उससे पहले जो आपको पढ़ाएगा तो टेस्ट लेगा ना। टेस्ट में तो कहेगा कि भाई आपको ये दिक्कत है, ये डबल कीजिए, या आप यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है, अभी ये कमी है। वो सीधे नहीं आगे बढ़ाएगा, आगे जाइएगा फेल हो जाइएगा, डिवीजन ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा, परीक्षा ठीक ढंग से आप नहीं हो पाएगा, आप नर्वस हो जाइएगा, मतलब बेकार हो जाएगा आपका पूरा डिवीजन। तो इसके लिए जो डिवीजन हो सेल साइकिल में, हर जगह पर आपको चेक किया जाता है क्या जो चाहिए आगे वो आप में बना है कि नहीं। इसी को बोलते हैं चेक पॉइंट। क्या बोलते हैं? चेक पॉइंट बोलते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे चेक पॉइंट के बारे में। सेल साइकिल का चेक पॉइंट क्या है? तो देखिए, चेक पॉइंट है ना, सेल साइकिल का चेक पॉइंट है। इसमें से देखिए, जब आप G1 से S फेज में जाइएगा ना, तो यहाँ पे आपको चेकिंग किया जाएगा। इसको बोलते हैं G1 चेक पॉइंट। क्या बोलते हैं? G1 चेक पॉइंट। समझ में आया बात? जब फिर आप देखिए S फेज में आ गए, S फेज में, तो अब S से G2 में जाइएगा तो कोई चेक नहीं करने वाला, यहाँ पे आपका फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। जब जैसे ही आप G2 फेज से आप माइटोटिक फेज में जाइएगा, डिवीजन वाला फेज में जाइएगा, तो यहाँ पे चेक होगा। इसे बोलते हैं G2 चेक पॉइंट। क्या बोलते हैं? G2 चेक पॉइंट। समझ में आ रहा है? G2 चेक पॉइंट का थी, जब G2 से आप क्या पे जाइए, डिवीजन वाला फेस ना, ये तो इंटरफेस हो गया, और ये वाला क्या है? डिवीजन फेस है। ये वाला डिवीजन फेस है। तो आप G2 से आप S में जाइएगा तो क्या करेगा? चेक करेगा। तो यह G2 चेक पॉइंट हो गया। उसके बाद हम देखें तो जो माइटोटिक फेस है उसको दो भागों में बांटा गया है। क्या? एगो होता है कैरियोकाइनेसिस, एगो साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? एगो प्रो फेस होता है, एगो मेटा फेस होता है, एना फेस होता है, उसका टीलो फेस होता है। उसके बाद आता है आपको साइटोकाइनेसिस।
इस तरह से देखे थे कि नहीं, आपको याद है कि नहीं? पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए एक होता है जब आप प्रो फेज में आ गए, यहाँ पे तो चेक हुआ, उसके बाद प्रो फेज से मेटा फेज में आ गए। अब मेटा फेज से जैसे भी आप एना फेज में जाइएगा तो यहाँ पे चेक होगा, वहां पे क्या होगा, चेक करना, आपको चेक किया जाएगा, तो उसे बोलते हैं एम चेक पॉइंट। क्या बोलते हैं? एम चेक पॉइंट। तो इस तरह से हमारे पास कितने चेक पॉइंट हो गए? 3 गो, एगो G1 चेक पॉइंट, दूसरे का G2 चेक पॉइंट और तीसरा का एम चेक पॉइंट। समझ में आया बात? तो हम बारी बारी से देखेंगे कि कहाँ पे कौन चीज का चेक होता है और क्या होगा। तो पहले G1 चेक पॉइंट करते हैं। G1 चेक पॉइंट का जब जो सेल साइकिल क्या होता है, G1 से S में जाता है तो वहां पे चेक होता है। तो देखिए यहाँ समझिए, G1 चेक पॉइंट क्या है, तो इसे हम G1 टू S ट्रांजिशन कहते हैं। जब G1 से S में जाता है तो उसे हम G1 चेक पॉइंट कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे? G1 टू S ट्रांजिशन, ठीक है ना? जब G1 से S में ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है ना, तब तो यहाँ पे चेक क्या करेगा कि इसमें जो DNA है, इसके अंदर जो DNA है वो देखेगा कि इसमें किसी प्रकार के एबनॉर्मलिटी है क्या, मतलब किसी प्रकार के प्रॉब्लम है क्या। DNA में जो मतलब पैसा है, धन है, जिसका बंटवारा करना है, समझिए वही क्रोमोसोम DNA। अब उस DNA में पैसा में बंटवारा होगा, गड़बड़ होगा, फटा होगा, किसी तरह का होगा, तो आगे तो झगड़ा हो जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा, बंटवारा करेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ में आया? तो देखा जाता है जब G1 फेज से S फेज में जाता है तो यहाँ पे DNA डैमेज है क्या, ये चेक किया जाता है। DNA डैमेज को चेक किया जाता है, तो DNA में कुछ प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, ये देखा जाता है। तो यहाँ पे देखा है DNA डैमेज, ठीक है ना, किसी तरह से DNA में प्रॉब्लम है, ये देखा जाता है, ठीक। उसके बाद देखा जाता है कि प्रोटीन RNA का सिंथेसिस हुआ है कि नहीं। प्रोटीन जो जरूरत है इस फेज में, जो जरूरत है ये भाई ये किया है कि नहीं पहले काम में, प्रोटीन जो जरूरत है इस फेज में वो आप डबल किए हैं कि नहीं, मतलब उसका आप सिंथेसिस किया नहीं, RNA का सिंथेसिस किया है कि नहीं, और ATP है कि नहीं, क्योंकि इस फेज में जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारा DNA का रिप्लिकेशन होता है, तो वहाँ पे बहुत सारा एनर्जी की जरूरत पड़ता है। तो वो देखा है कि भाई ये पहले करके आ रहा है कि नहीं। समझ में आया बात? तो G1 चेक पॉइंट पे क्या दिखा जाएगा? पहले DNA डैमेज, DNA में किसी प्रकार की दिक्कत है या नहीं। उसके बाद देखेगा कि प्रोटीन और RNA का सिंथेसिस किए हैं कि नहीं। उसके बाद चेक किया जाएगा ATP का आप निर्माण किए हैं कि नहीं, ATP सिंथेसिस किए हैं कि नहीं। ये सब कहाँ चेक किया जाता है? G1 पॉइंट में। जब G1 से आप S फेज में जाइएगा तब। समझ में आया बात? ये सब जरूरत है आगे, इसलिए चेक किया जा रहा है। इस समय कोई दिक्कत हो तो कहे भाई आगे मत बढ़ो। समझ में आया बात? चलिए, अब दूसरा का चेक पॉइंट है G2 चेक पॉइंट। तो G2 चेक पॉइंट कब होता है? जब हम लोग G2 से माइटोटिक फेज में जाते हैं। क्या आप कहाँ जाते हैं? G2 से माइटोटिक फेज में जाते हैं, तब क्या होता है? चेक करना होता है। तो इसे बोलते हैं G2 टू M ट्रांजिशन। G2 से M ट्रांजिशन, जब G2 से M माइटोटिक डिवीजन में जाते हैं तब वहाँ चेक होता है। तो यहाँ पे क्या चेक होगा? तो भाई इस फेज में DNA का डबल कंटेंट किए हुए हैं, बहुत सारे सेंट्रियोल का डबल किए हैं इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स है वो सब डबल किए हैं, जो सिंथेसिस किए हैं वो सब चेक किया गया। तो यहाँ पे क्या होगा? DNA आप रिप्लिकेशन किए हैं कि नहीं, DNA जो हो है उसको डबल किए हैं कि नहीं। कहाँ देखा जाएगा? जब आप माइटोटिक डिवीजन में जाइएगा, जब आप डिवीजन करने जा रहे हैं तो डिवीजन के लिए जो पदार्थ चाहिए, जो चीज बना है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या देखेगा? DNA के रिप्लिकेशन, DNA कंटेंट डबल हुआ है या नहीं, ये चेक करेगा। उसके बाद देखेगा ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ है कि नहीं। ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ है कि नहीं। ट्यूबुलिन प्रोटीन यही क्या करता है? आगे जाके स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है, जो क्रोमोसोम के जो है ना डिवीजन में हेल्प करता है। तो देखेगा कि ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है ना उसका आप सिंथेसिस किए हैं कि नहीं। उसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल क्या है वो, और सेंट्रियोल डबल हुआ है कि नहीं। तो इस सब कहाँ चेक किया जाता है? G2 चेक पॉइंट पर। जो सेल ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड जो भी होता है और सेंट्रियोल होता है, वो सब कहाँ चेक किया जाता है? G2 चेक पॉइंट पर। क्योंकि ये सबको आगे सेल डिवीजन में क्या है, काफी जरूरत होता है। ये समय दिक्कत है तो आगे दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ये सबको क्या किया जाता है? चेक किया जाता है। समझ में आया बात? अब चलिए
अब अगला है तीसरा चेक पॉइंट, इसे जो मेटाफेज से एनाफेज में जाता है तो उसे बोलते हैं एम चेक पॉइंट। एम चेक पॉइंट में क्या होता है, यह मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन, जब मेटाफेज से एनाफेज में जाता है तो इसे मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन है एम चेक पॉइंट। इसमें देखा जाता है आखिर मेटाफेज से आप एनाफेज में जा रहे हैं तो यहाँ पे देखा जाएगा जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम ये जो क्रोमोसोम है इसके जो प्रोटीन जो है मतलब काइनेटोकोड है, ये सेंट्रोमियर है, ये जो है क्या है एक क्रोमोसोम के क्या है सेंट्रोमियर है, इसके दो क्या है क्रोमैटिड है। तो क्या करता है सेल डिवीजन के लिए इस दोनों जो क्रोमोसोम है ना इसको अलग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। तो ये क्या करता है कि इसकी जो स्पिंडल फाइबर जो होगा ना, स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोड से जुड़ेगा। इस काइनेटोकोड प्रोटीन के जो प्लेट है यहाँ सेंट्रोमियर पे काइनेटोकोड के प्लेट लगा रहता है दोनों तरफ, तो क्या होगा एक सेंट्रोमियर होता है उसके दोनों तरफ काइनेटोकोड का प्लेट है, तो उससे स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा और ये स्पिंडल फाइबर इधर से आएगा, ये स्पिंडल फाइबर इधर से आएगा, ये दोनों खींचेगा तो ये जो क्रोमोसोम है क्या हो जाएगा उसका डिवीजन हो जाएगा। तो ये क्रोमोसोम डिवीजन होगा तब ना सेल का डिवीजन होगा, समझ में आया बात। तो ये देखा जाता है एम चेक पॉइंट में आखिर ये स्पिंडल फाइबर जो है ना ये क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमियर के काइनेटोकोड से जुड़ा है कि नहीं। स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड ऑन काइनेटोकोड, ये कहाँ चेक किया जाएगा, यही आप मेटाफेज से एनाफेज में जाएगा तब। तो कहा कि यहाँ पे नहीं जुड़ा होगा तो फिर आगे जाके खींचेगा कौन क्रोमोसोम को, क्रोमोसोम को अलग अलग करेगा कौन। तो ये चेक किया जाता है कहाँ पे मतलब एम चेक पॉइंट पर, समझ में आया बात। जब मेटाफेज से एनाफेज में जाइएगा तब। तो ये सारा था आपका चेक पॉइंट, आप इसको बढ़िया से क्या कर लीजिए नोट डाउन कर लीजिए। तो आप नोट कर लिए, चलिए। तो वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।